एपिसोड 241 टू 250। अध्याय 241, अध्याय 242। अगर मुझे अपराधबोध हो तो क्या होगा। अनुवादक 54,96,90,339। गु मिंगजू की निराश आकृति को पीछे हटते हुए देखना। लियू रुयान के होठों पर मुस्कान फैल जाती है। ऐसा लगता है कि उसने जिन चीजों की जांच की थी वे सभी सच थीं। भोज कक्ष से बाहर निकलते ही शिया यांगयांग ने राहत की सांस ली। आज उसने हाई हील्स पहनी हुई थी। उसके टखने में गलती से मोच आ गई थी। सौभाग्य से छत पर एक कुर्सी थी। शिया यांगयांग ने अपने जूते उतारे और अपने पैर को रगड़ने लगी। और ये हो गया। उसके बगल से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उसके सामने एक हाथ बढ़ा हुआ था जिसमें यूनान बयाओ मरहम की एक ट्यूब थी। ऊपर देखते हुए जिया यांगयांग ने गु झाओहान का चेहरा देखा। शिया यांगयांग थोड़ा अचंभित रह गई। आप यहाँ क्यों हैं? गु झाओहान ने समझाया, मैं आपके पीछे आया था। इस मरहम को अपनी मोच वाली जगह पर लगाने से आपको आराम मिलेगा। शिया यांगयांग ने मरहम लेते हुए पूछा, तुम्हें यह मोच का मरहम कहाँ से मिला? गु झाओहान उसके बगल में बैठ गया और बोला, मैंने देखा कि तुम्हारे टखने में मोच आ गई थी और मैंने एक कर्मचारी से इसके बारे में पूछा था। धन्यवाद। शिया यांगयांग को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहे। शिया यांगयांग ने मरहम को अपनी टखने पर लगाया। मौन। गु झाओहान को दोबारा देखकर उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आई जिन्हें वह समझा नहीं सकती थी। और इस सुनसान जगह पर सिर्फ वे दोनों ही थे। अगर गु किचन उन्हें देख लेता तो शायद उसे फिर से जलन होने लगती। शिया यांगयांग ने मरहम लगाने का काम समाप्त किया और कहा, मुझे वापस जाना चाहिए। गु झाओहान कुछ पल चुप रहने के बाद अचानक पूछने लगा, क्या तुम मुझसे बच रहे हो? शिया यांगयांग को अजीब तरह से अपराध बोध हुआ। बिल्कुल नहीं, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से मुझसे बच रही हो। स्कूल में भी जब तुम मुझे देखती हो तो अनदेखा करने का नाटक करती हो। क्या यह मेरे चाचा की वजह से है? मेरे चाचा बहुत ज्यादा शंकालु हैं। ये सोचकर जिया यांगयांग को गुस्सा आना स्वाभाविक था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसका बयान शायद उचित नहीं था। क्या गु झाओहान को कुछ गड़बड़ लगेगी? शिया यांगयांग ने तुरंत स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, मेरा मतलब वो नहीं था। आपके चाचा को हम पर शक नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है वो बस जरूरत से ज्यादा चिंतित हैं और आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। बात ये नहीं है। शिया यांगयांग को अचानक लगा जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। उसने लाख कोशिश की लेकिन वह अपनी बात समझा नहीं पा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को और भी मुश्किल में डाल रही हो। लेकिन गु झाओहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसे पता नहीं था कि उसने उसकी बात समझी है या नहीं। जिया यांगयांग चुप हो गई। उसने गहरी सांस ली। बेहतर यही था कि सब कुछ स्पष्ट कर लिया जाए। गु किचेन ने भी पहले उसे खुद ही मामले सुलझाने के लिए कहा था। शिया यांगयांग ने अंततः कहा, शायद हम बहुत लंबे समय से एक साथ अभ्यास कर रहे हैं और आपके चाचा को थोड़ी जलन हो रही है। शिया यांगयांग को बेहद असहज महसूस हुआ। आपको ये सुनकर हास्यास्पद लग रहा होगा कि वह इतना तुच्छ व्यक्ति है। हम इस बात पर झगड़ते रहे लेकिन अब मैंने इसे जाने दिया है। हम ईमानदार रहे हैं और समय सब कुछ साबित कर देगा। यांगयांग, क्या तुम जिन योन पढ़ती हो? गु झाओहान ने अचानक शांत भाव से उसकी बात काटते हुए कहा। शिया यांगयांग थोड़ा चौंक गई और बोली, हाँ, क्यों? गु झाओहान का लहजा थोड़ा ठंडा था। जिन योन की रचना द हेवन स्वॉर्ड एंड ड्रैगन सेबर में एक अंश ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। झो झिरो ने झांग वूजी से कहा, हमारी सगाई हो चुकी थी लेकिन अब मेरे पति मृत्यु के कगार पर हैं। इसके अलावा मैंने आज आपकी जान बचाई। हर कोई कहेगा कि मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ। अगर मैं आपसे दोबारा मदद मांगूंगी तो दुनिया के सारे वीर मुझे निर्लज और बहते पानी की तरह चंचल कहेंगे। झांग वूजी ने जवाब दिया, जब तक हम अपने प्रति सच्चे हैं हमें दूसरों की बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए? लेकिन झो झिरुओ ने पलटवार करते हुए कहा, अगर मुझे अपराधबोध हो तो क्या? गु झाओहान के बोलने के बाद आसपास का वातावरण शांत और सुकून भरा हो गया। शिया यांगयांग को ऐसा लगा जैसे उसका दिल अचानक एक अथाह खाई में गिर गया हो। तभी उसे अपने बगल में गु झाओहान की ठंडी आवाज गूंजती सुनाई दी, यांगयांग, अगर मुझे अपराधबोध हो तो क्या होगा? अध्याय 242, अध्याय 243। एक आपकी तरह यह आपका काम नहीं है। अनुवादक 54,96,90,339। जिया यांगयांग ने गु झाओहान को एकटक देखा। उसे इस बात का जरा भी शक नहीं था।
गु झौहान का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और उदासीन था। उन्होंने उन शब्दों का जिक्र ऐसे किया मानो वे किसी और की कहानी सुना रहे हों, और उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। लेकिन जिया यांग्यांग घबरा रही थी। शिया यांग्यांग ने अब गु झौहान की निगाहों में देखने की हिम्मत नहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्यों? शिया यांग्यांग की बातें कुछ अस्पष्ट थीं। गु झौहान ने शांत भाव से कहा, मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि चाचा जी गलत नहीं थे। मैं नहीं चाहता कि आपके अविश्वास के कारण आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। एक पल के लिए जिया यांग्यांग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। तो गु झौहान अब ये बात सिर्फ इसलिए मान रहा था ताकि गु किचेन की बात सही साबित हो सके और उनके बीच का टकराव टल सके। लेकिन शिया यांग्यांग को लगा कि स्थिति और भी जटिल हो गई है। गु झौहान कुछ देर रुका, उसकी आवाज दूर से आती हुई प्रतीत हुई। शिया यांग्यांग, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं, कॉलेज के पहले दिन से ही। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान जब तुमने मुझे मिनरल वाटर की बोतल दी थी तब मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इससे शायद तुम गलत समझ बैठोगी, लेकिन अभी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, शिया यांग्यांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? गु झौहान ने ये शब्द कहते ही मुड़कर छत से नीचे उतर गया। शिया यांग्यांग ने सदमे में उसकी पीठ को जाते हुए देखा और बुदबुदाया, मुझे ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। शिया यांग्यांग बालकनी पर स्तब्ध खड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके ने उसके भ्रमित मन को वापस सचेत अवस्था में ला दिया। जब जिया यांग्यांग को होश आया तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गु किचेन को गलत समझा था। उस दौरान जिया यांग्यांग हमेशा मानती थी कि गु किचेन अंधाधुंध जहरीली आलोचना कर रहा है। उसे वह आदमी तुच्छ और हास्यास्पद लगता था। पर अब शिया यांग्यांग की भावनाएं उथल पुथल में थीं। कुछ देर छत पर खड़े रहने के बाद जिया यांग्यांग भी कमरे में दाखिल हुई। अपने विचारों में खोई हुई जिया यांग्यांग ने ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने कोई है और वह सीधे उसकी छाती से टकरा गई। शिया यांग्यांग ने एक कदम पीछे हटकर सहज रूप से माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि जिससे वह टकराई थी वह शेन शिचुआन था। शेन शिचुआन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। चलते समय ध्यान न देने की अपनी आदत को तुमने अभी तक क्यों नहीं सुधारा? शिया यांग्यांग को याद आया कि एक बार जब वह सड़क पार करते समय लगभग एक कार से कुचल गई थी, तब शेन शिचुआन ने ही उसे समय रहते पीछे खींच लिया था। उसने अनुमान लगाया कि वह उस मामले को उठा रहा है। शिया यांग्यांग थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, मैं आपसे और अधिक ध्यान दूंगी। जैसे ही शिया यांग्यांग उसके पास से गुजरने वाली थी, शेन शिचुआन ने उसे रोक लिया। शिया यांग्यांग ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या बात है? शेन शिचुआन ने कहा, सिंड्रेलाज मैजिकल फेट के प्रीमियर की तारीख तय हो गई है। ये क्रिसमस पर होगा, यानी 1 महीने बाद। क्या आपके पास प्री लॉन्च पीआर गतिविधियों में शामिल होने का समय है? शिया यांग्यांग ने तुरंत जवाब दिया, जरूर, मैं उपलब्ध हूँ। कृपया कार्यक्रम तैयार होते ही मुझे भेज दें। हालांकि शिया यांग्यांग ने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन रचनाकारों में से एक होने के नाते यह उनका काम था। शेन शिचुआन ने आगे कहा, चलिए कल साथ में दोपहर का भोजन करते हैं ताकि हम कार्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर सकें। शिया यांग्यांग ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। वैसे क्या आपने आह चेन को देखा है? शेन शिचुआन ने कहा, वह शायद ब्रेक रूम में है। मुझे लगता है कि सिस्टर मिंजू को चोट लगी है और आह चेन उनसे मिलने गया है। जब शिया यांग्यांग को मिंजू की चोट के बारे में पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने जल्दी से कहा, मैं भी जाकर उसका हालचाल पूछती हूँ। अध्याय 243, अध्याय 244, मस्तिष्क को कुछ सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग सीधे लाउंज में चली गई। लाउंज का दरवाजा खुला था। केवल गु किचेन और गु मिंजू ही अंदर थे। शिया यांग्यांग सीधे अंदर चली गई और बहन कहकर पुकारा। गु मिंजू ने ऊपर देखा। शिया यांग्यांग के चेहरे को देखते हुए वह क्षण भर के लिए स्तब्ध सी हो गई। जब उसने पहली बार वह चेहरा देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने तब आगे की जांच क्यों नहीं की? वह सचमुच टैन जेन जैसी दिखती थी। शिया यांग्यांग गु मिंजू के पास गई और चिंता से पूछा, बहन, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? गु मिंजू के हाथ पर पट्टी बंधी देखकर शिया यांग्यांग ने जल्दी से देखने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ जब गु मिंजू ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। उसकी आवाज ठंडी सी लग रही थी, मैं ठीक हूँ।
शिया यांगयांग चौंक गई, शर्मिंदा होकर सीधी खड़ी हो गई, अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर गु किचेन की ओर देखा। गु किचेन ने भी अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली। ठीक उसी समय गु झाओहान अंदर आ गया। गु झाओहान को देखते ही शिया यांगयांग का दिल मानो धड़कना भूल गया। उसने गु झाओहान की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की, बस अपना सिर झुकाए हुए अनजान होने का नाटक कर रही थी। गु झाओहान को स्पष्ट रूप से गु मिंजू द्वारा बुलाया गया था। गु झाओहान के प्रवेश करने के बाद गु मिंजू उठ खड़ी हुई और गु किचेन से बोली, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं पहले घर जा रही हूँ। गु किचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, घर पहुंचकर अच्छे से आराम करना, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। गु मिंजू ने एक जबरदस्त मुस्कान दी, फिर गु झाओहान के साथ चला गया। लाउंज में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी जिया यांगयांग ने आखिरकार बोलना शुरू किया, बहन क्या हुआ? आप उदास लग रही हैं। गु किचेन सोच में डूबे हुए लग रहे थे, मुझे नहीं पता। उसने अपना शरीर घुमाया और फिर पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? क्या हुआ है? शिया यांगयांग अचंभित रह गई, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या गड़बड़ है? श्याओ हान को देखकर तुम दोषी क्यों लग रहे थे? मुझे अपराधबोध नहीं हुआ। शिया यांगयांग, तुम अभी भी मेरे सामने दिखावा करने में माहिर नहीं हो। शिया यांगयांग एक पल के लिए चुप हो गई, अपना सिर नीचे झुकाया और 3 शब्द बुदबुदाए, मुझे माफ कर दो। बात खत्म होने के बाद कुछ देर तक गु किचेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। काफी देर बाद जिया यांगयांग ने सावधानी से ऊपर देखा। वह गु किचेन की तीव्र दृष्टि से मिली। गु किचेन ने अनायास ही पूछा, तो क्या शियाओ हान ने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया है? शिया यांगयांग जानती थी कि गु किचेन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ समझ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे वह देख सकता था कि गु झाओहान के मन में उसके लिए कुछ और भावनाएं थीं, जबकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। शिया यांगयांग ने उसे बालकनी में पहले हुई सारी घटना ईमानदारी से बता दी। काम खत्म करने के बाद उसने चुपके से गु किचेन की तरफ देखा। गु किचेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह क्रोधित नहीं थे, बल्कि अचंभित भी नहीं दिखे। मुझे पता है, मैंने पहले आपको गलत समझा था। मुझे लगा था कि आप तुच्छ हैं और हद से ज्यादा ईर्ष्यालु हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे मंदबुद्धि दिमाग से तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आखिर शियाओ हान अप्रत्याशित है। अगर उस रात उसने छत पर हुए उस चुंबन की झलक न देखी होती तो शायद गु किचेन को गु झाओहान की भावनाओं का पता न चलता। आखिरकार गु झाओहान ने इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह से छिपाया था। पहले तो उसने जिया यांगयांग को नापसंद करने, यहाँ तक कि उससे घृणा करने का नाटक किया था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि उसके ये सारे काम उसके प्रति उसके स्नेह को छुपाने का एक बहाना मात्र थे। अपनी गलती मानते हुए जिया यांगयांग दौड़कर गु किचेन के पास गई, उसका हाथ पकड़कर हिलाया और बोली, अब गुस्सा मत करो। तुम्हें गलत समझने की गलती मेरी है। अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी और तुमसे कभी सवाल नहीं करूंगी। गु किचेन शिया यांगयांग की माफी से प्रसन्न प्रतीत हुए। तो मैं जो भी कहूं तुम सुनोगे? शिया यांगयांग ने पूरी ईमानदारी से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। तो चलिए एक बच्चा पैदा करते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। गु किचेन, मैंने अभी तक स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की है। अपनी बेटी के साथ ग्रेजुएशन की फोटो लेना बिल्कुल सही रहेगा। बेटी ही क्यों, अगर बेटा होता तो क्या होता? अगर बेटा हुआ तो हम एक और बच्चा पैदा कर लेंगे। एक बेटी। गु किचेन शिया यांगयांग के करीब आते हुए बोले, इतने बड़े काम के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रिय, अभी क्यों नहीं? तभी जिया यांगयांग को एहसास हुआ कि गु किचेन ने उसे धोखा दिया है और उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, गु किचेन, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को धूप में छोड़ देना चाहिए। आखिर तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? अध्याय 244, अध्याय 245, एक इच्छा करना। अनुवादक 54,96,90,339। आखिरकार यह एक बैठक कक्ष है और लोग किसी भी समय अंदर आ सकते हैं। बेशक गु किचेन कुछ भी अनुचित नहीं करेगा। अपनी पत्नी को थोड़ा चिढ़ाने के बाद वह संतुष्टि के साथ कमरे से बाहर निकल गया। शिया यांगयांग उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसके होंठ मछली की तरह फूले हुए थे। बाहर पार्टी पूरे जोश में चल रही थी, मेहमान आपस में खूब बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। गु किचेन अचानक रुका, मुड़ा, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर एक बहुत ही सज्जनतापूर्ण निमंत्रण का इशारा किया। शिया यांगयांग एक पल के लिए चकित रह गई और फिर बोली, आप क्या कर रहे हैं? सोच रहा हूं कि क्या मुझे मिस शिया को नृत्य के लिए आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गु किचेन ने गहरी आवाज में कहा, जिसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था।
शिया यांगयांग ने अपने होंठ सिकोड़े और शालीनता से अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया, मानो कोई गर्वित हंस कह रहा हो, मैं आपको ये सम्मान प्रदान करती हूँ। वे दोनों एक साथ डांस फ्लो पर दाखिल हुए। शिया यांगयांग ने शेन शिचुआन द्वारा आमंत्रित एक शिक्षक से नृत्य सीखा क्योंकि उसे एक फिल्म के एक दृश्य में नृत्य करना था। लेकिन उस क्षण तक जिया यांगयांग ने कभी भी गु किचेन के साथ नृत्य नहीं किया था। वह एहसास बिल्कुल अलग था। गु किचेन की हथेली सूखी और गर्म थी, और वे इतने करीब थे कि वह उसकी विशिष्ट स्वच्छ सुगंध को महसूस कर सकती थी। ऊपर लगे क्रिस्टल झूमर की सुनहरी रोशनी में गु किचेन के चेहरे पर एक दुर्लभ प्रकार की गर्मजोशी का भाव था। गु किचेन को निहारते हुए शिया यांगयांग को ऐसा लगा मानो यह व्यक्ति भी चमक रहा हो, और यह मनमोहक था। कुछ देर तक उनकी निगाहें मिली, फिर गु किचेन ने अपना सिर झुकाया और शिया यांगयांग के होठों को चूम लिया। मधुर वाद्य संगीत के बीच आश्चर्य और प्रशंसा से भरी आहें और सीटियां गूंज उठीं। जो लोग पहले नाच रहे थे वे सब रुक गए थे। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। सामान्य परिस्थितियों में जिया यांगयांग को इस तरह के ध्यान से शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन उस पल उसे ऐसा लगा मानो वह उसमें पूरी तरह डूब गई हो। बाकी सब कुछ गायब हो गया, केवल गु किचेन और उसके चारों ओर की चकाचौंध भरी रोशनी ही शेष रह गई। शिया यांगयांग के मन में एक कहावत आई, यह इंद्रधनुष देखने जैसा है। आपको इसके अस्तित्व का पता तभी चलता है जब आप इसे देखते हैं। चारों ओर छिटपुट तालियां और जयकारे गूंज रहे थे। अधिकतर महिलाओं की ओर से ईर्ष्यापूर्ण टिप्पणियां थीं। श्री गु और मिस शिया एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, मानो वे असल जिंदगी के राजकुमार और राजकुमारी हों। सचमुच मिस शिया जीवन में एक सफल व्यक्तित्व हैं। भले ही वे सबसे खूबसूरत या सबसे अच्छे परिवार से न हो, फिर भी श्री गु उन्हें ही पसंद करते हैं। वे तुम्हारी बहन की शादी श्री गु से हो रही है, इससे तुम्हें जरूर फायदा होगा। श्री गु के आसपास कई प्रतिभाशाली लोग हैं, हो सकता है वो तुम्हें उनमें से किसी एक से मिलवा दें। कौन जाने तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए। ये दृश्य देखकर शिया वे इतनी क्रोधित हो गईं कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। लगभग दांत पीसते हुए उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि उन दोनों का रिश्ता कितने समय तक चलेगा। बोलने के बाद वह गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। जब तक शिया यांगयांग और गु किचेन घर लौटे तब तक काफी रात हो चुकी थी। कार में बैठते ही जिया यांगयांग को भूख से पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होने लगी। उस रात उसने नामात्र का ही खाना खाया था। हालांकि गु किचेन ने कहा, पीछे की सीट पर खाने के लिए कुछ है। जब शिया यांगयांग ने मुड़कर देखा तो वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, जन्मदिन का केक, तुमने इसे कब खरीदा? शिया यांगयांग ने झट से उसे पकड़ा और डिब्बा खोला। केक बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह बेहद प्यारा था। शिया यांगयांग ने तुरंत चम्मच से खाना शुरू कर दिया। गु किचेन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुमने तो कोई इच्छा भी नहीं मांगी। ओह हाँ, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। इतना कहने के बाद जिया यांगयांग ने केक को अपनी गोद में रखा, अपने हाथों को एक साथ जोड़ा, अपनी आंखें बंद की और एक इच्छा मांगी। तुमने क्या मनोकामना मांगी? गु किचेन ने पूछा। अध्याय 245, अध्याय 246, जन्मदिन मुबारक हो पत्नी। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरी थीसिस एक ही बार में स्वीकृत हो जाएगी और मेरी दादी स्वस्थ रहेंगी, एक लंबा और सुखी जीवन जिएंगी। अपनी दादी के बारे में सोचते ही शिया यांगयांग को अपराधबोध का एक झटका लगा। आज उसका जन्मदिन है और उसके पिता ने उसकी दादी को घर पर आमंत्रित नहीं किया है, और वह काफी समय से उससे मिलने नहीं गई है। गु किचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी इच्छाओं में वह शामिल नहीं था। गु किचेन ने स्पष्ट असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि अपनी इच्छाओं को जोर से बोलने से वे पूरी नहीं होंगी? शिया यांगयांग ने पलटवार करते हुए कहा, अगर आपको पता था कि बोलने से ये बातें सच नहीं होंगी तो आपने मुझसे क्यों पूछा? शिया यांगयांग अपना केक खाती रही। अचानक केक में हीरे की अंगूठी देखकर वह चीख पड़ी। शिया यांगयांग बेहद खुश थी। उसने गीले वाइप से अंगूठी पर लगी क्रीम को झटपट पोंछ दिया। फिर उसने खुशी खुशी इसे गु किचेन को देते हुए पूछा, क्या यह आपके जन्मदिन का तोहफा है? गु किचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या आपको ये पसंद है? शिया यांगयांग को तो ये बहुत पसंद आया। यह इसलिए नहीं था क्योंकि उपहार में हीरे की अंगूठी थी, लेकिन दरअसल गु किचेन ने उसके लिए एक उपहार तैयार किया था। उसे पहले थोड़ी निराशा महसूस हुई थी। शिया यांगयांग ने मुस्कुराते हुए गु किचेन की ओर देखा और कहा, तुमने इसे बड़ी अच्छी तरह छिपाया। क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं इससे निगल जाऊंगी? यह मेरी गलती है। आपकी अनाड़ीपन को देखते हुए आप सचमुच ऐसा कर सकते थे।
शिया यांग्यांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, गु किचेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी अनाड़ी हूं? गु किचेन कुछ पल चुप रहने के बाद गंभीर भाव से बोला, जितनी भी महिलाओं को मैं जानता हूं, उनमें से तुम शायद सबसे अनाड़ी हो। शिया यांग्यांग गुस्से से इतना भड़क गया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह इतना गंभीर लहजा रखते हुए भी इतना द्वेषपूर्ण कैसे हो सकता है? अगर मैं इतनी अनाड़ी हूं, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की और अब मुझे अंगूठी क्यों पहनाई? पहले उनकी गुप्त शादी हुई थी और उन्होंने सिर्फ एक साधारण पंजीकृत विवाह किया था जिसमें अंगूठी का कोई लेन देन नहीं हुआ था। गु किचेन ने उन्हें अंगूठी नहीं दी थी, इसलिए जब जिया यांग्यांग ने उपहार के रूप में अंगूठी देखी तो वह बेहद आश्चर्यचकित रह गई। अब उसकी सोच पहले से काफी अलग है। वह किसी भी छोटी बच्ची की तरह शादी की रस्मों को लेकर उत्साहित है। यह उसके लिए सबसे अच्छा उपहार है। यह उपहार निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, लेकिन यह व्यक्ति उपहार देते समय एक भी दयालु शब्द कैसे नहीं बोल सकता? गु किचेन ने सौम्य स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पत्नी, जन्मदिन मुबारक हो। शिया यांग्यांग एक पल के लिए अवाक रह गई। यह आदमी हमेशा चीजों को अलग तरीके से करता है। उन्होंने इससे पहले शायद ही कभी ये 3 शब्द कहे हों। शिया यांग्यांग को अपनी नाक में एक अजीब सी खटास महसूस हुई। वह अपने आंसू रोकने में असमर्थ रही। पहली बार शिया यांग्यांग को इस आदमी से मिलकर और उससे प्यार करके इतनी खुशी महसूस हुई। उसका पहले का एकाकी जीवन अब इतना सुखमय और सुरक्षित हो गया था। मैं भी तुमसे हमेशा प्यार करती हूं, जिया यांग्यांग ने मन ही मन जवाब दिया। अगले दिन शिया यांग्यांग रात 10 बजे तक नहीं उठी। वह कल रात बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह देर तक सोई रही। सौभाग्य से आज उसकी कोई क्लास नहीं थी। शिया यांग्यांग को शेन शिचुआन के साथ अपनी मुलाकात याद आई। वह जल्दी से उठी और नहाने और कपड़े बदलने लगी। शिया यांग्यांग जल्दी से तैयार हुई और सीधे शिगुआंग इंटरनेशनल बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। शिगुआंग बिल्डिंग के प्रवेश द्वार को पत्रकारों के एक समूह ने घेर लिया था। शिया यांग्यांग को इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी। आखिरकार इस इमारत में कई मशहूर हस्तियां रहती हैं और यह जगह पत्रकारों के बीच काफी प्रसिद्ध थी। शालीनता से कपड़े पहने और सिर पर स्कार्फ और टोपी लगाए हुए शिया यांग्यांग एक फिसलन भरी मछली की तरह भीड़ में घुस गई। जैसे ही वह शिगुआंग बिल्डिंग में दाखिल हुई, उसके पीछे मौजूद पत्रकार बेकाबू हो गए। पता चला कि एक लिमोजीन आकर रुकी थी। शेन मानबिंग लोगों की भीड़ से घिरी हुई कार से बाहर निकली। अध्याय 246, अध्याय 247। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें सफल होने का मौका नहीं मिलेगा। अनुवादक 54,96,90,339। शेन मैनबिंग टाइम पत्रिका में शीर्ष श्रेणी की हस्ती हैं। उसका यहाँ आना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन उनके पिछले संबंधों को देखते हुए शिया यांग्यांग ने सोचा कि बेहतर यही होगा कि वह उसके सामने पेश न हो। इसलिए जिया यांग्यांग जल्दी से लिफ्ट में घुस गई। जिया यांग्यांग सीधे शेन शिचुआन के कार्यालय गए। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शेन शिचुआन के सचिव झो फी ने उन्हें अंदर ले जाने में मार्गदर्शन किया। शेन शिचुआन फोन पर बात कर रही थी। शिया यांग्यांग को अंदर आते देख उसने सोफे पर एक जगह की ओर इशारा किया। शिया यांग्यांग सोफे पर बैठ गई और चुपचाप इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शेन शिचुआन ने फोन रख दिया और उसके पास आकर कहा, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। शिया यांग्यांग मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट ही तो लगे। शेन शिचुआन ने पूछा, आज के भोजन में हमें क्या खाना चाहिए? मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, आप जगह चुन लीजिए। मैं आपको दावत दूंगा। पिछली बार आपने जो इतना बड़ा एहसान किया था, उसके लिए मैंने आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। शेन शिचुआन ने गर्मजोशी से जवाब दिया, आपने मुझसे पहले कुछ वादा किया था। एक भोजन से हमारा हिसाब बराबर नहीं होगा, इसलिए आज मैं आपको दावत देता हूं। आज की बैठक का उद्देश्य काम पर चर्चा करना था। आगे जोर दिए बिना जिया यांग्यांग ने कहा, ठीक है, अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं आपको दावत दूंगा। शेन शिचुआन ने जिया यांग्यांग को एक फाइल सौंपते हुए कहा, यह अगले कुछ दिनों के लिए आपका प्रचार कार्यक्रम है। कृपया देखें कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है। शिया यांग्यांग ने पन्ने पलटते हुए कहा, सब ठीक होना चाहिए। मैं यथासंभव सहयोग करने की कोशिश करूंगी। शेन शिचुआन ने कहा, यांग्यांग, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। इससे पहले जिया यांग्यांग ने बिना अनुबंध के एक टेलीविजन ड्रामा की शूटिंग की थी। शेन शिचुआन ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उन्होंने हर बार कूटनीतिक रूप से इसे अस्वीकार कर दिया। शिया यांग्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मनोरंजन उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप तो पहले से ही इसका हिस्सा हैं।
क्रिसमस के बाद सिंड्रेला का प्रीमियर होगा और मुझे यकीन है कि आपकी लोकप्रियता आसमान छू जाएगी। मेरे पास कुछ अच्छी फिल्मों की स्क्रिप्ट तैयार है। बस आपको अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देना है। आप अपनी पसंद की स्क्रिप्ट चुन सकते हैं और अपनी लोकप्रियता के चरम पर रहते हुए एक बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। मैं आपको शेन मानबिंग की अगली पीढ़ी बनाने के लिए तैयार कर सकता हूं। शेन शिचुआन की आवाज कोमल थी लेकिन दृढ़ निश्चय से भरी थी। मेरे जैसा बनना उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। दफ्तर का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। शेन मानबिंग दरवाजे पर प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो शेन मानबिंग अभी अभी किसी कार्यक्रम से लौटी हो। नवंबर की कड़ाके की ठंड के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक पतली सी गाउन पहनी हुई थी। उसके कंधों पर फर का शॉल लिपटा हुआ था, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसका मेकअप बेहद आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था। शेन मानबिंग सीधे अंदर आई और शेन शिचुआन की मेज पर अपना छोटा पर्स पटकते हुए बोली, भाई, आप जानते हैं कि मैं इस औरत से कितनी नफरत करती हूँ। फिर भी आप उसे अनुबंध में क्यों लेना चाहते हैं? टाइम पत्रिका में या तो उसके लिए जगह है या मेरे लिए, दोनों के लिए नहीं। सोच समझकर फैसला लें। शेन शिचुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, शाओबिन, इतनी अविवेकी मत बनो। काम और निजी जीवन में अंतर होता है। मेरे लिए तो सब एक ही बात है। शेन मानबिंग मुड़ी और धीरे धीरे जिया यानग्यान की ओर बढ़ने लगी। उसकी प्रभावशाली छवि और ऊंची एड़ी के जूते उसे जिया यानग्यान से कहीं अधिक लंबा दिखा रहे थे। लगभग उसे नीचा दिखाते हुए शेन मानबिंग ने कहा, पहले तुमने आह चेन को चुराया और अब मेरी जगह लेना चाहती हो। शिया यानग्यान, तुम्हारी चालें कितनी भी चालाक क्यों न हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम कभी कामयाब न हो पाओ। जब तक मैं, शेन मानबिंग, इस उद्योग में हूं, तुम्हारे लिए, शिया यानग्यान, प्रसिद्धि पाने का कोई दिन नहीं आएगा। बस इंतजार करो। जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस। शेन मानबिंग। शेन शिचुआन गुस्से में चिल्लाया। शेन मानबिंग ने अविश्वास से शेन शिचुआन की ओर देखा, भाई, तुमने पहले कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाई। वह बहुत उत्तेजित हो गई। शिया यानग्यान, तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उन्हें मोहित करने में कैसे सफलता पाई? मैं आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। ये कहते हुए उसने जिया यानग्यान के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अध्याय 247, अध्याय 248, आभूषण नीलामी रात्रिभोज। अनुवादक 54,96,90,339। हालांकि शेन मानबिंग को शेन शिचुआन ने रोक दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, शेन मानबिंग, तुम्हें बिगाड़ने की गलती मेरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वापस अमेरिका चली जाओ। इतना कहकर उसने शेन मानबिंग की बांह को जबरदस्ती छोड़ दिया। शेन मानबिंग को यकीन नहीं हो रहा था। उसका प्यारा भाई, जिसकी वह बचपन से ही आज्ञा मानती आई थी और जिसने उससे हद से ज्यादा लाड़ प्यार दिया था, अचानक बिल्कुल अलग इंसान लगने लगा था। और यह सब एक बाहरी व्यक्ति की खातिर किया गया जिसने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। शेन मानबिंग क्रोधित और परेशान होकर चली गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिया यानग्यान ने भाई बहनों के बीच झगड़ा देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दर्शक हो, लेकिन वास्तव में वह भी इसमें शामिल पक्षों में से एक थी। शेन शिचुआन भी काफी क्रोधित हो गया था। शिया यानग्यान ने शेन शिचुआन को, जो आमतौर पर जैड की तरह कोमल स्वभाव का व्यक्ति था, कभी भी क्रोध में अपने माथे की नसों को उभरा हुआ नहीं देखा था। फिर भी जब वह जिया यानग्यान का सामना कर रहा था तो शेन शिचुआन ने बहुत जल्दी अपना सामान्य संयम वापस पा लिया। मुझे माफ करना यानग्यान, मैं उसकी ओर से माफी मांग रहा हूं, मैंने वास्तव में अपनी बहन को बिगाड़ दिया है। शिया यानग्यान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। भोजन के दौरान शेन शिचुआन ने अनुबंध का जिक्र नहीं किया। अगले महीने जिया यानग्यान बेहद व्यस्त रही। उन्होंने विभिन्न प्रचार गतिविधियों में भाग लिया, विभिन्न निवेशकों के साथ रात्रिभोज किया और कई साक्षात्कार दिए। हालांकि वह हर दिन थकी हुई रहती थी, फिर भी वह चेन यू और लू याओ जैसे अपने पुराने परिचितों के साथ समय बिताकर खुश रहती थी। एकमात्र अप्रिय बात यह थी कि इस समूह में जिया यानग्यान का अक्सर शेन मानबिंग से सामना होता था। अपने उच्च व्यक्तित्व के कारण शेन मानबिंग कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती थी, एक अलग थलग, अहंकारी और शक्तिशाली रानी की तरह। लेकिन हर कोई उसकी चापलूसी और खुशामद करने को तैयार था, उसके चरणों में अधीनता दिखाने को तैयार था और खुशी खुशी उसे महामहिम कहकर पुकारता था। उस रात गहनों की नीलामी का भव्य रात्रिभोज था। क्योंकि मेजबान सिंड्रेला में निवेशक था, इसलिए जिया यानग्यान और अन्य लोगों ने समर्थन दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा इसने क्योटो की कई मशहूर महिलाओं को भी आकर्षित किया।
आज का भव्य समापन द हॉर्ट ऑफ द किंगडम नामक रूबी के हार के साथ हुआ। इस रूबी का वजन 40.63 कैरेट था और इसमें विभिन्न आकारों के 150 हीरे जड़े हुए थे, जिसका बाजार मूल्य लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लेकिन ऐसी अफवाह थी कि इस अनमोल संपत्ति को एक रहस्यमय उद्योगपति ने पहले ही निजी तौर पर खरीद लिया था और इसकी नीलामी नहीं होने वाली थी। इसे सभी की सराहना के लिए भव्य समापन के रूप में प्रदर्शित किया जाना था। लगभग सभी शीर्ष श्रेणी के धनी व्यक्ति इसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर वहां पहुंचे। शिया यांग्यांग को इन रत्नों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसे लगता था कि इस तरह के दिन हमेशा काफी उबाऊ होते हैं। अगर उसे मौका मिलता तो वह आराम करने और अपने फोन पर खेलने के लिए कोई लाउंज ढूंढ लेती। भोजघर में 2 मंजिलें थीं। निचली मंजिल एक विशाल भोजघर था जो अनगिनत बुलेट प्रूफ कांच के शोकेसों से भरा हुआ था, जिनमें उस रात नीलाम होने वाले बहुमूल्य आभूषण रखे हुए थे। लेकिन इसमें ईश्वर के राज्य का हृदय शामिल नहीं है। उस बेहद कीमती हार के लिए एक अलग प्रदर्शनी कक्ष बनाया गया था, जिसे आखिरी आधे घंटे के लिए खोला जाएगा। शेन मानबिंग भी आज उपस्थित थे। हमेशा की तरह अगर शेन मानबिंग उसे देख लेती तो वह निस्संदेह उसे कुछ परेशानी में डाल देती। शिया यांग्यांग उसे उकसाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उससे दूरी बनाए रखना बेहतर समझा। इसलिए वह ऊपर चली गई। शिया यांग्यांग ने यूं ही एक कमरा ढूंढ लिया, दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और अंदर चली गई। कमरा बिल्कुल खाली था, लगभग कुछ भी नहीं था। आराम करने के लिए एक कुर्सी भी नहीं थी, सिवाय दीवारों और छत पर अजीब तरह से लगी हुई रोशनी के। शिया यांग्यांग को ये शौचालय जैसा नहीं लगा और उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसकी मुलाकात शेन मानबिंग से हो गई। शेन मानबिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और तिरस्कार भरी नजर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप कर घूम रहे हो। अध्याय 248, अध्याय 249, राज्य का हृदय, एक दुर्लभ हार। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग ने मूल रूप से उससे बचने की योजना बनाई थी। शिया यांग्यांग ने बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर वह मुड़कर जाने लगी। रुकना। शिया यांग्यांग ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या आपके पास कोई गुप्त निर्देश है? शिया यांग्यांग, मेरे भाई के वादों के बावजूद मैं चाहती हूं कि तुम उससे दूर रहो। वह और आह चेन बचपन से ही पक्के दोस्त हैं। अगर तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता टूटा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिया यांग्यांग को बहुत असहज महसूस हुआ, मेरे कारण उनके रिश्ते में खटास क्यों आएगी? शेन मानबिंग आगे बढ़ी, उनकी अभिमानी और ठंडी निगाहें जिया यांग्यांग को घूर रही थी। मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम असाधारण रूप से सुंदर हो या असाधारण प्रतिभा की धनी हो? लेकिन कृपया तमीज से पेश आओ। मुझे तुम्हारे जैसी औरतें पसंद नहीं हैं, जो दिखने में भोली और हानिरहित लगती हैं, लेकिन अंदर से शातिर योजनाओं से भरी होती हैं। मैंने मनोरंजन जगत में ऐसी कई साजिशें देखी हैं। अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो तो अभी तुम तैयार नहीं हो। ये कहने के बाद शेन मानबिंग अपनी ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर बड़े बड़े कदमों से चली गई। शिया यांग्यांग के चेहरे पर हैरानी का भाव था। वह समझ गई थी कि शेन मानबिंग के शब्दों में छिपे अर्थ थे जो धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह तीखे थे। लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह किस ओर इशारा कर रही है। चूंकि उनके बीच पहले ही झड़प हो चुकी थी, इसलिए जिया यांग्यांग ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसने अपने पास से मोबाइल फोन निकाला और गू किचेन को संदेश भेजा। उसके द्वारा पहने गए हर कपड़े को प्रसिद्ध डिजाइनरों द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसमें उसके हाथ में मौजूद छोटा हैंडबैग भी शामिल था, जो महंगे गुलाबी हीरो से सजा हुआ था और जिसकी कीमत बहुत अधिक थी। इसलिए जिया यांग्यांग अतिरिक्त सावधानी बरत रही थी। इतना उबाऊ। जिया यांग्यांग ने गू किचेन को एक संदेश भेजा। कुछ ही समय में गू किचेन ने एक संदेश के साथ जवाब दिया, तो पहले वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये तो काम है। लेकिन अगर आप यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। जिया यांग्यांग ने भी आह भरते हुए इमोजी भेजा। शिया यांग्यांग ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन गू किचेन ने कोई और संदेश नहीं भेजा। शिया यांग्यांग ने सोचा कि वह ओवरटाइम काम में व्यस्त होगा और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसी समय लू याओ पास आकर बोली, यांग्यांग, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? नीलामी शुरू होने वाली है। चलो साथ चलते हैं। वह वैसे भी ऊब रही थी। शिया यांग्यांग लू याओ के साथ एक अन्य प्रदर्शनी हॉल में गईं। पहले प्रदर्शित किए गए अमूल्य आभूषणों की एक एक करके नीलामी की जा रही थी। सभी शुरुआती बोलियां 10 लाख से अधिक थीं। कुछ प्राचीन आभूषणों की कीमत तो करोड़ों में पहुंच गई।
लू याओ ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, काश एक दिन कोई मुझे भी ऐसा ही एक हार उपहार में दे दे। इसे पहनकर मुझे ब्रिटिश शाही राजकुमारी जैसा महसूस होगा। शिया यांगयांग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अपने गले में विला लटकाए रखना, क्या ये थका देने वाला नहीं है? लू याओ ने शरारती अंदाज में आंखें घुमाते हुए कहा, शिया यांगयांग, तुम्हें रोमांस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। शिया यांगयांग को लगा कि हार वाकई खूबसूरत थे, लेकिन उसके लिए ये विलासिता की वस्तुएं केवल सजावट मात्र थीं और उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं था। इसके अलावा जब तक आवश्यक न हो, वह कभी भी हार, कंगन और इस तरह की चीजें नहीं पहनती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसे बंधन में डालती हैं। गहनों की नीलामी एक एक करके की जा रही थी। शेन मानबिंग ने लगातार 3 वस्तुओं पर बोली लगाई, जिनकी कुल कीमत 50 मिलियन से अधिक थी, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अंततः अंतिम नीलामी का समय आ गया था। नीलामीकर्ता ने कहा, अब बारी है हमारी नीलामी के मुख्य आकर्षण की। मुझे पता है आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब कृपया सभी लोग दूसरी मंजिल पर स्थित प्रदर्शनी हॉल में जाकर इस उत्कृष्ट रत्न राज्य के हृदय को निहारें। मुझे आशा है कि आपकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। सभी लोग उत्साहित हो गए। चीनी भाषा में इस हार को राज्य का हृदय कहा जाता है। कहा जाता है कि यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अनमोल आभूषण था। यह मात्र एक माणिक्य का हार नहीं है, बल्कि सर्वोच्च शक्ति और सम्मान का प्रतीक है, जो केवल एक सच्ची रानी के लिए ही उपयुक्त है। अध्याय 249, अध्याय 250, चोरी का संदिग्ध है। अनुवादक 54,96,90,339। जैसे ही सभी लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, उन्होंने अपनी चर्चा जारी रखी। मैंने सुना है कि राज्य का हृदय एक गुमनाम अरबपति ने खरीद लिया है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा दुर्लभ खजाना किसके पास हो सकता है। जिस किसी के पास भी राज्य का हृदय है, वह वास्तव में भाग्यशाली है। इसका मूल्य अब अतुलनीय होना चाहिए। सभी लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े और वेटर के मार्गदर्शन में एक कमरे में प्रवेश किया। शिया यांगयांग को आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि यह वही अजीब प्रदर्शनी कक्ष था जिसमें वह अनजाने में पहले प्रवेश कर चुकी थी। यांगयांग के मन में थोड़ी सी उलझन पैदा हो गई। अगर यह इतना दुर्लभ खजाना है, तो बिना ताला लगे दरवाजे के प्रदर्शनी कक्ष में प्रवेश करना इतना आसान क्यों था? सभी लोग पहले ही प्रदर्शनी कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। अंदर की रोशनी अनोखी थी, क्रिस्टल से परावर्तन के कारण दीवारों पर बहती हुई आकृतियां बन रही थीं। चारों तरफ से घिरे होने के कारण ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई पानी के अंदर डूबा हुआ हो। गाइड ने रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ था और कहा, अब देवियों और सज्जनों, कृपया राज्य के हृदय का आनंद लें। जैसे ही उसने बटन दबाया, संगीत के बीच प्रदर्शनी केंद्र में एक लिफ्ट का चबूतरा धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक पारदर्शी कांच का शोकेस था। सभी लोग उत्सुकतापूर्वक राज्य के हृदय के प्रकट होने की प्रतीक्षा में एकत्रित हो गए। लेकिन जैसे ही कांच के डिस्प्ले का पूरा खुलासा हुआ, किसी ने कहा, राज्य का हृदय गायब हो गया है। पूरा प्रदर्शनी हॉल हंगामे में तब्दील हो गया। ये सचमुच गायब हो गया है? क्या हुआ है? क्या ये चोरी हो गया है? लेकिन आज उपस्थित सभी लोगों को फिंगरप्रिंट पहचान से गुजरना पड़ा। अगर आज राज्य का हृदय खो गया, तो निश्चित रूप से इसमें अंदरूनी साजिश है। कार्यक्रम का संचालक बुरी तरह घबरा गया था। प्रदर्शनी हॉल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रबंधक तुरंत मौके पर पहुंच गया। सुरक्षाकर्मियों ने अचानक प्रदर्शनी हॉल के बाहरी हिस्से को घेरना शुरू कर दिया। प्रबंधक ने हस्तक्षेप करते हुए घोषणा की, राज्य का हृदय चोरी हो गया है। यह एक गंभीर मामला है। हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और सभी से सहयोग की अपील करते हैं। सम्मानित अतिथियों को हुई असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। दिन दहाड़े इतनी कीमती वस्तु चुराने की इस चोर की हिम्मत तो देखिए। हमें इसकी गहन जांच करनी होगी, वरना हम सब शक के घेरे में आ जाएंगे। इन उच्च कुल के अभिजात वर्ग के लोगों को अपनी प्रतिष्ठा की सबसे अधिक परवाह थी। चोरी का संदेह सब पर मरना स्वाभाविक रूप से असहनीय था, इसलिए वे सभी जांच में बहुत सहयोगी थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, आपको क्या लगता है कि यह कौन हो सकता है? क्या यह सचमुच किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम हो सकता है? इतनी कीमती चीज चुराना वाकई बहुत हिम्मत का काम है। राज्य का हृदय 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो स्थानीय मुद्रा में लगभग 1 अरब डॉलर के बराबर है। इसकी वर्तमान अमूल्य स्थिति को देखते हुए, यदि इतनी बड़ी रकम के साथ चोर पकड़ा जाता है, तो संभवतः उसे अपना शेष जीवन कारावास में बिताना पड़ेगा। कुछ समय बाद सुरक्षा प्रबंधक अंदर आया और बोला, हमने निगरानी फुटेज की समीक्षा कर ली है। 3 घंटे पहले वो रत्न अभी भी सुरक्षित रूप से अपने डिस्प्ले केस के अंदर था।
इन 3 घंटों के दौरान प्रदर्शनी कक्ष के प्रवेश द्वार के पास केवल 2 लोग ही देखे गए हैं और वे दोनों ही यहाँ उपस्थित अतिथि हैं। भीड़ एक बार फिर उन्माद में डूब गई, हर कोई एक दूसरे को घूर रहा था। सुरक्षा प्रबंधक के बयान से संकेत मिलता है कि संदिग्ध या तो उन 2 व्यक्तियों में से कोई एक था या यह एक सामूहिक अपराध था। किसी ने अनजाने में पूछा, ये कौन है? किसने राज्य का हृदय चुराने की हिम्मत की? सुरक्षा प्रबंधक की निगाहें भीड़ पर घूमी और फिर उन्होंने सख्ती से घोषणा की, ये हैं सुश्री शेन मानबिंग और सुश्री शिया यांग्यांग। अध्याय 250, अध्याय 251, शरीर की तलाशी। अनुवादक 54,96,90,339। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उत्सुकता से वहां मौजूद 2 लोगों की ओर मुड़ गईं। उन दोनों को हर कोई जानता था। उनमें से एक शीर्ष स्तर की दिवा थी जो स्टारडम के शिखर पर शान से विराजमान थी। दूसरी एक युवा अभिनेत्री थी जिसने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की थी लेकिन तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह शेनेग्युआन ग्रुप की मालकिन थी। इन दोनों को लेकर इंडस्ट्री में अनगिनत अफवाहें फैल रही थीं। स्वाभाविक रूप से इन सभी का संबंध एक व्यक्ति से था, शेनेग्युआन समूह के अध्यक्ष गु किचेन। पहले अफवाहें थीं कि गु किचेन शेन मानबिंग के गुप्त प्रेमी थे। यहां तक कि यह भी कहा गया कि शेन मानबिंग ने खुद उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन फिर अचानक पता चला कि गु किचेन शादीशुदा है और उनकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि वर्तमान मिस शिया है। उनके बीच ये बात सर्वविदित थी कि वे तेल और पानी की तरह थे। अगर यह कहा जाता कि राजगद्दी का हृदय चोरी हो गया है तो वे दोनों निश्चित रूप से कभी एक साथ साजिश नहीं रचेंगे। लेकिन अगर यह कहा जाए कि यह उनमें से एक है तो यह बिल्कुल अकल्पनीय होगा। शेन मानबिंग एक अंतर्राष्ट्रीय दिवा थीं जो हमेशा गर्व से भरी रहती थीं। भला उनके लिए छोटी मोटी चोरी जैसे घटिया काम करना कैसे संभव हो सकता था? और मिस जिया एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाली और शेनग्युआन समूह की मालकिन होने के नाते सचमुच एक सोने की खान पर बैठी हुई थी। उनके लिए एक रत्न चुराने के लिए बर्बादी का जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं था। जब शेन मानबिंग और जिया यांग्यांग ने सुरक्षा प्रबंधक को सीधे सीधे उनका नाम लेते सुना तो वे स्तब्ध रह गए। शिया यांग्यांग के मन में एक अशुभ आशंका जाग उठी। उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। अपने उग्र स्वभाव के लिए मशहूर शेन मानबिंग अपना नाम लिए जाते ही भीड़ से बाहर निकल आई और सुरक्षा प्रबंधक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाईं, तुम खुद को समझते क्या हो? मुझ पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? अपने सुपरवाइजर को अभी बुलाओ। वहां मौजूद लोग शेन मानबिंग के गुस्से से भलीभांति परिचित थे। कार्यक्रम के संचालक ने किनारे खड़े होकर माफी मांगते हुए कहा, मिस शेन, आप हमारी आमंत्रित अतिथि हैं, हमें आप पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जब रत्न गायब है तो स्वाभाविक रूप से हमें जांच करनी होगी। मिस शेन, क्या आप बता सकती हैं कि आप दूसरी मंजिल पर क्यों थीं? दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रवेश निषेध का चिन्ह लगा हुआ है। शेन मानबिंग ने पीछे मुड़कर गुस्से से कहा, मैं मिस शिया के पीछे पीछे ऊपर गया था। एक ही पल में, एक ही वाक्य में शेन मानबिंग ने सारे आरोप जिया यांग्यांग पर डाल दिए। शिया यांग्यांग का दिल धीरे धीरे बैठ गया। बेचैनी की भावना और भी तीव्र होती जा रही थी। कार्यक्रम के संचालक ने भी उनसे संपर्क किया और पूछा, मिस शिया, आप अभी अभी दूसरी मंजिल पर क्यों थीं? शिया यांग्यांग ने सच्चाई से जवाब दिया, मैं थकी हुई महसूस कर रही थी और आराम करने के लिए एक कमरा ढूंढ रही थी। उस समय जिया यांग्यांग ने प्रवेश निषेध का कोई चिन्ह नहीं देखा था, जिससे उसे और भी अधिक संदेह हुआ। एक पल के लिए मेजबान को समझ नहीं आया कि क्या करना है। आखिरकार दोनों महिलाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सुरक्षा प्रबंधक ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन आपकी निर्दोषता साबित करने के लिए कृपया तलाशी में हमारे साथ सहयोग करें। इससे तलाशी कहना असल में शरीर की तलाशी के लिए एक नर्म शब्द था। शेन मानबिंग सबसे पहले भड़क उठी, आपको यह अधिकार किसने दिया? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन यह मत सोचिए कि आप मुझे छू सकते हैं, अन्यथा मैं अपने वकीलों के माध्यम से आपके नीलामी घर पर मुकदमा करके उसे बंद करवा दूंगी। शेन मानबिंग के असहयोग से कर्मचारियों को परेशानी हो रही थी। मेजबान लगातार एक तरफ खड़े होकर उन्हें समझाते और मनाते रहे। भीड़ में पहले से ही हलचल मची हुई थी। वो मशहूर गायिका इतनी परेशान क्यों है? क्या ये उसकी गलती हो सकती है? तुम्हें शेन मानबिंग के स्वभाव का अंदाजा नहीं है। वह एक अभिमानी और घमंडी महिला है। भले ही वह इसे बर्दाश्त न करे, सार्वजनिक रूप से तलाशी लेना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई एक नाटकीय घटनाक्रम को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहा हो। अंत में शेन मानबिंग का आपा टूट गया।
उसने अपना पर्स खोला और सारा सामान बाहर फेंक दिया। देखो, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इसमें रूबी कहीं दिख रही है? आगे की कहानी सुनाने के लिए 2VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।